हाय बच्चों। आज हम शुरू कर रहे हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जो लिटरेरी टर्म है क्लास ट्वेल्थ के लिए एक बहुत टिपिकल नहीं है, इजी है, लगभग सबको समझ में आ गया होगा। तो अभी थोड़ा कैसे मैं बता देता हूँ। मैं स्ट्रीम, ब्रूक एज ए ब्रूक और रिवर, जो आपकी थॉट्स है वो कंटिन्यू आपकी माइंड से स्लिप आउट हो रही है, जो बाहर निकल रही थॉट्स, वो थॉट्स पे जो बना हुआ है। तो इसको अपन शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरा मकसद आपको समझाना है, लाइन टू लाइन एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम करना। तो अभी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हर चीज़ पकड़ लूँ आपको समझाने के लिए। द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस फर्स्ट केम अबाउट इन 1890 when the philosopher and psychologist William James used it in his book The Principle of Psychology। समझ में आ गया होगा कि एक साइकोलॉजिस्ट है जो शायद अमेरिका के हैं, विलियम जेम्स, फिलोसोफर और साइकोलॉजिस्ट है। उन्होंने एक बुक लिखी द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। उसके अंदर उन्होंने इस टर्म को पहली बार यूज़ किया। द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस फर्स्ट केम, है ना, 1890s को आप याद कर लेना, ये एक अच्छा पॉइंट है। अब इस चीज़ को लेकर एक्चुअली क्या है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ये फिलोसॉफी से स्टार्ट हुआ है। इस बात को ध्यान रखना, ये लिटरेट टर्म नहीं है। जैसे कि इम्प्रेशनिज्म भी क्या लिटरेट टर्म नहीं था, पहले वो पेंटिंग से स्टार्ट हुआ है और बाद में वो लिटरेचर में आया। वैसे ही स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है ये क्रिटिकल टर्म है साइकोलॉजी के लिए, सब्जेक्ट के लिए, और वहाँ से ये जंप हुआ है लिटरेचर में। He used it to describe the natural flow of thoughts that even while the different parts are not necessarily connected। ये एक नेचुरल फ्लो है थॉट्स की जो बहती रहती है कंटिन्यू, और उसको डिस्क्राइब करता है। और जो आपके थॉट्स है वो आपस में कनेक्टेड नहीं होती है। मैं ये बोलूँ कि जो है मैं कोई चीज़ देखूँ, सपोज मेरे सामने पिलो रखा हुआ है तो मैं पिलो को लेकर कुछ सोच रहा हूँ, अचानक से कोई व्यक्ति आ गया या बाहर से कोई बाइक निकल गई तो एकदम से मैं उसके बारे में सोचने लग गया। तो जो ये आपकी जो फ्रेगमेंट बनी हुई है थॉट्स की, वो आपस में कनेक्टेड नहीं होगी। कहाँ पर पिलो है, कहाँ पर चेयर है, या फिर कहाँ से बाइक निकल रही है, उसकी जो थॉट आ रही है, सभी थॉट्स डिफरेंट टाइप की है, वो डिफरेंट पार्ट्स हैं और वो कनेक्टेड नहीं है। तो इवन वाइल द डिफरेंट पार्ट्स आर नॉट नेसेसरली कनेक्टेड, मेस सिंक्लेयर was the first person in 1918 to adopt the definition of stream of consciousness to literature। तो मेस सिंक्लियर को नाम को ध्यान रखना है आपको, और 1918 को ध्यान रखना है जिसने पहली बार इसको लिटरेचर में यूज़ किया है। सॉरी, इन अदर वर्ड्स स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज ए लिटरेरी टेक्निक that presents the thoughts and feelings of character as they occur। तो सीधी से बात है कि ये जो लिटरेचर टेक्निक है दैट प्रेजेंट थॉट्स एंड फीलिंग्स, आपकी जितने भी विचार होते हैं, भावनाएं होती है, वो सब जो करेक्टर की होती है वो सब कंटिन्यू लिटरेचर में उतार दी जाती है। इसके अंदर कहीं पर भी रुकने का या पंचुएशन का कोई मार्क नहीं रहेगा। समटाइम दिस डिवाइस इज आल्सो कॉल्ड इंटीरियर मोनोलॉग, और इस डिवाइस को इंटीरियर मोनोलॉग भी कहते हैं। अब इसमें कुछ हल्की सी करेक्टरिस्टिक्स से लगभग ये चीज़ें डिफाइन हो रही है इसके अंदर, लेकिन तो भी मैं कुछ मेरी तरफ से कुछ लेकर के आया हूँ, उसको हल्का सा आप देख लीजिए। स्ट्रीम, कुछ चीज़ें रिपीट भी हो जाएगी। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक वाज पाइनियर्ड बाय द डॉर्थी रिचर्डसन, वर्जिना वुल्फ एंड जोम्स जोशी। ये कुछ तीन नाम हैं, ये आपको ध्यान रखना है, जिन्होंने इस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को बहुत हाई पर लेकर के उन्हें बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। ये तीन नाम आपको ध्यान रखना है। अब ये रही बात इसकी कि जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब ये है कि आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं वो कंटिन्यू आप लिखते जा रहे हैं बिगर रुके। यहाँ तक कि बाय द वे आप कहीं लिख भी नहीं पा रहे हैं तो वहाँ पर भी आप ये लिखोगे व्हाट टू राइट टू नाउ, अब मुझे क्या लिखना है आई डोंट नो, यहाँ तक भी आप उस पर लिख देंगे। तो हल्का सा इसमें रूल्स जो बनते हैं, मतलब बिगर रुके आपको कंटिन्यू लिखना है।
जो भी मन में विचार आ रहा है, जिस भी फ्रेगमेंट में विचार आ रहा है, जिस भी सब्जेक्ट में विचार आ रहे हैं, आपको कंटिन्यू लिखना है। तो हर कैसे रूल्स हैं, ये आपको समझाने के लिए हैं। वर्क कैसे करेगा ये, राइटिंग एज फास्ट एज यू कैन, आपको कंटिन्यू लिखना है, जितना फास्ट लिख सकते हैं। डोंट स्टॉप राइटिंग, आपको लिखते हुए रुकना नहीं है। नो इरेजिंग, आप उसको इरेज भी नहीं करेंगे, क्योंकि इरेज करने का मतलब दैट इज स्टॉपिंग, आपको रुकना नहीं, इरेज भी नहीं करना है। नो टॉकिंग और डूइंग एनीथिंग एल्स, आपको न बातचीत करनी किसी से, न कोई और काम करना है, कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, स्टॉपिंग हो जाएगा। क्रॉस आउट वर्ड्स इफ दे आर रॉन्ग एंड यू कैन कैच देम राइट वे, आपको उस वर्ड को केवल क्रॉस करना है, आपको उस वर्ड को केवल क्रॉस करना है और कंटिन्यू आगे बढ़ जाना है। लिव अ, इफ यू कैन नॉट रिमेंबर दैट वर्ड, एक लीव करके आपको इसका कर देंगे। इफ़ यू कैन नॉट रिमेंबर द वर्ड, आपको कोई वर्ड कि मुझे यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ करना है, उसके लिए भी आपको डॉट डॉट करके आगे बढ़ जाएंगे, उसको छोड़ देंगे, लेकिन आपको रुकना नहीं है। डोंट वरी अबाउट ग्रामर स्पेलिंग ड्यूरिंग दिस एक्सरसाइज, ये भी इम्पोर्टेंट है कि लिखते वक्त आपको न ग्रामेटिकल, न स्पेलिंग, मतलब न वोकेबुलरी, न ग्रामर, न स्टाइल, किसी पर फोकस नहीं करना है, केवल आपको लिखते जाना है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप इसको अगर लिखते हैं तो ये वाला पॉइंट आप डाल सकते हैं, ये वाले पॉइंट भी आप किसकी फीचर्स में वाले पॉइंट पे आ सकते हैं। इफ़ यू डोंट नो व्हाट टू राइट यू शुड राइट आई डोंट नो व्हाट टू राइट। आप समझ रहे हैं इसकी लिमिट क्या है, मतलब इसकी बियॉन्ड लिमिट क्या चल रहा है, कि अगर आपको नहीं पता है क्या लिखना है तो भी आप वहाँ लिख देंगे आई डोंट नो व्हाट टू राइट नाउ, क्या मुझे क्या लिखना है, मैं नहीं जानता हूँ। इतना इस कदर आपको इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस चलेगी, कंटिन्यू ही लिखना है। जो इसी हल्का सा है कि ये इन्होंने लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और जो इंटरवेंशंस पे उस पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने कंटिन्यू लिखा है। वुल्फ ने हल्का सा ग्रामर का और लॉजिकल का ध्यान रखा है। ये कोई दो पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन तो मैं बता रहा हूँ मैं। ऑथर्स यूज दिस टेक्निक आर एमिंग फॉर द इमोशनल साइकोलॉजिकल ट्रूथ। एक्चुअली जिस चीज़ को लिखा गया था, क्योंकि मैंने बोला ये साइकोलॉजी संबंधित है कि कोई व्यक्ति किस तरह से सोचता है, उसकी फीचर्स क्या बनती है, उसकी नेचर क्या है, या फिर कोई उसमें साइकोलॉजिकल कोई ऐसा फॉल्ट तो नहीं है, कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं, एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि मेडिकल फील्ड से संबंधित वर्ड हो गया ये वाला। तो इसलिए इसमें आ रहा है कि ऑथर्स यूज दिस टेक्निक आर एमिंग फॉर इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल ट्रूथ। दे वांट टू शो ए स्नैपशॉट ऑफ हाउ द ब्रेन एक्चुअली मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू नेक्स्ट, कि एक जगह से दूसरी जगह आपका ब्रेन कैसे जंप करता है, कितना देर से जंप करने लगा है, या फिर आपकी कौन सी चीज़ ट्राई कर रही है नहीं कर पा रही है, या वर्ड्स आपको मिल पा रहे नहीं मिल पा रहे हैं, या आपके माइंड कितना एक्टिव है या कितना पैसिव है, या लेज़ी है, या फिर स्लो वर्कर है। तो वो सब चीज़ें डिफाइन करती है उसकी मेडिकल एबनॉर्मलिटी को। इसलिए यहाँ पर ये जो टर्म आ रही है वो साइकोलॉजी से संबंधित है। तो ऑथर्स use this technique are aiming for emotional and psychological truth. They want to show a snapshot of how the brain actually moves from one place to another or next. We really don't think in logical, well organized और even complete sentence. ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एक्चुअली हम जो है कभी भी जो थिंक करते हैं वो लॉजिकल थिंक नहीं करते। कंटिन्यू अगर बाय द वे मैं खाली दिमाग में बैठा हूँगा या फिर एकदम से मैं कहीं जाऊँगा या फिर मैं बाइक भी चला रहा हूँगा, तो मेरे विचार लॉजिकल नहीं चलेंगे। मेरे विचार किसी चीज़ को देख करके, कोई मैं बाइक देखूँगा, कोई मैं गाड़ी देखूँगा, या फिर किसी व्यक्ति को देख लूँगा, या फिर कोई हॉकर को देख लूँगा, तो जो मेरे विचार एकदम से जंप करते हुए चलेंगे। तो आपके जो थिंक है वो लॉजिकल नहीं होती है, वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती है। कि आप अगर इंटेंशनली हम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं तो वो अलग बात है, अदरवाइज हम पैसिव मूड में बैठे होंगे तो पैसिव मूड में बैठने पर जो आप जो माइंड में विचार आ रहे हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते, एवन कंप्लीट सेंटेंस भी नहीं होते, वो जंप करते रहते हैं।
तो ये हल्का सा और है। इट लैक्स क्रोनोलॉजिकल और लॉजिकल पैटर्न। इसके अंदर क्रोनोलॉजी भी नहीं आती है कि टाइम टू टाइम लिटरली आप किसी टाइम बाउंड से बंधे हुए कि उसके बाद ये उसके बाद ये उसके बाद ये, कोई क्रोनोलॉजी नहीं होती है। बस जो चीज़ आई आपने लिख दी। मैंने थोड़ी देर पहले मैंने घड़ी की तरफ देखा और मैं कुछ और चीज़ सोचने लगा। मैंने खाना खाया, मैं जस्ट मेरे पास में कोई ट्रे आई है और मैं खाने पर जम कर गया और मैंने खाने के हिसाब से मैंने कुछ अलग सोचना शुरू कर दिया। मैंने कोई फ्रूट देखा और फ्रूट के कलर को लेकर के मैंने कोई चीज़ सोचने लग गया। तो वो जो जंपिंग चल रही है क्रोनोलॉजिकल, उसमें कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है कि टाइम टू टाइम कुछ चल रहा है, आपने बस माइंड में आया और आपने लिख दिया। तो इट लैक्स क्रोनोलॉजिकल एंड लॉजिकल पैटर्न, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी आप लिख सकते हैं। सिंस डिसजॉइंटेड और रेंडमाइज्ड सीक्वेंस द ऑडियंस में फेस डिफिकल्टी टू कॉम्प्रीहेंड द नैरेटिव। नेचुरल है कि जब ये सब चीज़ें डिसजॉइंटेड है, आपकी पूरी थॉट डिसजॉइंटेड रहती है, रेंडमाइज्ड है, सीक्वेंस में नहीं है, क्रोनोलॉजिकल नहीं है, तो ऐसी चीज़ों को पढ़ना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, उनको समझना टिपिकल हो जाता है। यूज़ ऑफ इनफॉर्मल और कलेक्चुअल लैंग्वेज, हमेशा इसके अंदर लिखते वक्त जो भी ऑथर होता है वो इनफॉर्मल रहता है, वह कलेक्चुअल लैंग्वेज में ही वो उसको लिखता जाता है कंटिन्यू, क्योंकि उसके दिमाग में हमेशा जो आप जिस लैंग्वेज में आप रहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके माइंड सेट रहता है और आप उसी लैंग्वेज में, इनफॉर्मल लैंग्वेज में आप उस चीज़ को लिखते रहते हैं। आप उसके बारे में कोई उसको फॉर्मल नहीं बनाते, उसको आप कंटिन्यू लिख रहे हो, उसमें हल्का से कुछ एबीज वर्ड बन सकते हैं, जो भी हो। अमेंडमेंट ऑफ द कन्वेंशनल रूल्स एंड सिंटेक्स एंड पंचुएशन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर आपको इन सब चीज़ों को भी ध्यान नहीं रखा जाता, न पंचुएशन का, न सिंटेक्स का, न कन्वेंशनल रूल जो भी है बनते हैं। सिंटेक्स मीन्स होता है फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, आपकी जो वाक्य विन्यास जिसको बोल सकते हैं। तो जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस फॉर्मेशन, वो है सिंटेक्स। तो न पंचुएशन न फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ये चीज़ कंप्लीट नहीं होती है, कन्वेंशनल रूल्स में अप्लाई नहीं होते हैं, इन सब कुछ चीज़ों को छोड़ दिया जाता है। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर आप ये पॉइंट जो लिखाए हैं, ये बताया मैंने, उनको आप उसमें ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से जो आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट टर्म है अपना इंटीरियर मोनोलॉग, ये भी उसी तरह का है, ये भी उसी तरह का है कि इंटरनल मोनोलॉग के अंदर भी आपके अंदर थॉट चल रही है और जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस उसमें थॉट चल रही है, उसके अंदर कंटिन्यू लिखते जा रहे हैं और इसके अंदर भी कंटिन्यू लिखना है। ये भी आपके अंदर के विचार है, उनको ही लिखना है, दोनों ही थॉट से संबंधित है, वो भी थॉट से संबंधित है, ये भी थॉट से संबंधित है, परंतु कुछ अगर डिफरेंस भी रहेंगे उनको भी हम देखेंगे। पहले स्कूल का सा पढ़ लेते हैं। इंटरनल मोनोलॉग इन ड्रामेटिक और नॉन ड्रामेटिक फिक्शन, ये दोनों में अप्लाई होता है। इज द नैरेटिव टेक्निक दैट एग्जिबिट्स द थॉट्स पासिंग थ्रू द माइंड ऑफ प्रोटागोनिस्ट, जो प्रोटागोनिस्ट मीन्स जो कैरेक्टर या ऑथर जो भी इसमें बोल सकते हैं, जो भी लिखने वाला है, तो उसके माइंड में जो भी विचार आ रहे हैं, कैरेक्टर के माइंड में जो विचार आ रहे हैं उनको सबको लिखता जाना है। इसके अंदर भी दीज एक्सप्रेशंस में बी आइदर लूजली रिलेटेड टू इम्प्रेशंस, फ्री एसोसिएशंस और मोर रेशनली स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस ऑफ थॉट्स एंड इमोशंस। हल्का सा आपको ये लाइन टिपिकल लग रही होगी, तो अभी थोड़ा इजी कर देता हूँ, मैं आपके लिए समझा देता हूँ। इसके अंदर जो दीज एक्सप्रेशंस में बी आइदर लूजली रिलेटेड, ये हल्के फुल्के रूप में या कुछ रूप में ये इम्प्रेशन से जुड़ा हुआ है। क्यों? हमने पहले देखा था इम्प्रेशनिज्म, वहाँ मैंने बताया था कि जो आपको माइंड को सेट कर जाता है, आप कोई भी चीज़ देखते हैं उसके बारे में जो विचार बनते हैं देखते ही, तो वो जो इम्प्रेशन बना है वही इम्प्रेशन की ये बात यहाँ पर है। कुछ ये इम्प्रेशंस को लेकर के इसमें मिलता जुलता है या इम्प्रेशंस के अंदर रिलेटेड है, जो कि इंसान वही चीज़ सोचता है जिसकी छाप उस पर लग चुकी होती है, जिस चीज़ ने उसको इम्प्रेस किया है उसके अकॉर्डिंग वो थिंक करने लगता है। तो इट इज़ लूजली रिलेटेड टू इम्प्रेशंस। फ्री एसोसिएशंस, अब फ्री एसोसिएशंस क्या होता है? जो चीज़ें आपस में एसोसिएट, जैसे मैं एक वर्ड बोलूँ, इट इज़ एसोसिएटेड विद बाइक, मतलब ये बाइक से संबंधित है। तो ये एसोसिएशन वर्ड होता है, जब आपके आसपास कुछ चीज़ें होती है
जो बिलोंगिंग से जो आपसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं उन चीज़ों के लिए वर्ड अप्लाई होता है। तो फ्री एसोसिएशन मीन्स अभी मेरे आसपास जो चीज़ें हैं, सपोज मेरे आसपास में आ, खाना भी रखा हुआ है, मेरे पास में टीवी भी रखी हुई है, मेरे पास में कोई बाइक भी खड़ी है। तो ये तीनों ही चीज़ें जो मुझसे जुड़ी है और मेरे आसपास से, और मैंने बाइक को देखा या मैंने बाइक की कोई कलर को देखा है, उसके नंबर प्लेट को देखा, जो विचार आए, और खाने को देख करके या खाने के कलर को देख करके या उसके टेस्ट को देख कर जो विचार आए, आप समझ रहे हैं। या फिर मैंने टीवी को देखा और टीवी में देखते देखते कोई सी न्यूज़ आ गई, इसको देख करके मेरे में विचार आए। ये सब विचार क्या है, आपस में जुड़े हुए नहीं है। ये सब विचार क्या है, फ्री है। तो ये जो आपके आसपास की बिलोंगिंग जो चीज़ें हैं जो आपके आसपास है, उनकी जो विचार अलग अलग बन रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फ्री एसोसिएशंस। अब क्लियर हो गया आपको। तो दीज एक्सप्रेशंस में बी आइदर लूजली रिलेटेड impressions, free associations, or more naturally structured, rationally structured sequence of thoughts, और rationally structured है, आपने उसको डेलिबरेटली आपने उसको सीक्वेंस में लिया है और उसके बाद उसने आपने लिखा है। आप समझ रहे हैं। इंटरनल मोनोलॉग में मैंने एक वर्ड यूज़ किया है डेलिबरेटली। आपने उसको सोचा समझा, या मुझे अब कैसे इसको लिखना है, आपने उसकी सीक्वेंस बनाई है। हल्का सा कोरिलेट करेंगे आप, क्योंकि आप क्या है, बैठे हुए कंटिन्यूसली नहीं लिख रहे हैं। आपके मन में जो विचार आए हैं आपने उनको ऑर्गेनाइज करना शुरू किया है, और आपने उसको ऑर्गेनाइज करके कंपाइल किया, उसको लिखा है। तो आप उसको डेलिबरेटली लिख रहे हैं आप। तो दिस फ्री एसोसिएशन और मोर रेशनली structured sequence of thoughts and emotions. Internal monologue includes dramatized inner conflicts. ड्रामेटाइज का मतलब थोड़ा नाटकीय रूप से, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब जो आपके अंदर जो हल्का सा अंतर्द्वंद चल रहा है, जो आपके अंदर हल्का सा अंतर्द्वंद चल रहा है, डायलेमास चल रहा है। डायलेमास मीन्स जो अंदर ही अंदर में कुछ सोच रहा हूँ कि यार क्या ये कलर ठीक रहेगा या वो कलर ठीक रहेगा, मुझे गाड़ी का कौन सा कलर लेना चाहिए, मुझे गाड़ी का नंबर प्लेट पे क्या लगाना चाहिए। तो ये जो आप अंदर जो बना रहे हैं अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स, तो डायलेमास भी बोलते हैं इसको। सेल्फ एनालिसिस बोलते हैं कि आपको खुद को डिसीजन लेना है, कोई और आपके आसपास नहीं है, आपको खुद को ही डिसीजन लेना है। लास्ट में आप पहुँचेंगे नहीं यार मुझे तो मेरे लिए ये कलर ठीक रहेगा, क्योंकि बरसात में ये वाला कलर रहता है और गर्मी में ये वाला कलर शूट कर सकता है, और ये कलर हर मौसम में चलेगा। तो आपने सेल्फ एनालिसिस किया, इमेजिन डायलॉग्स एंड रेशनलाइजेशन, आप उसको एक डायलॉग के रूप में आपको लिखना है आपको, तो आप उसको डायलॉग भी बना रहे हैं आप और रेशनलाइज कर रहे हैं उसको आप। तो इंटरनल मोनोलॉग इंक्लूड्स ड्रामेटाइज्ड इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, सेल्फ एनालिसिस, इमेजिन डायलॉग्स एंड रेशनलाइजेशन। इट मे बी डायरेक्ट first person expression of a character who is free from control of the author। अब यहाँ पर फर्स्ट पर्सन ध्यान रखना कि इट मे बी डायरेक्ट फर्स्ट पर्सन एक्सप्रेशन। यहाँ पर जो करेक्टर यूज़ कर सकता है वो फर्स्ट पर्सन के रूप में यूज हो सकता है, आई से स्टार्ट हो सकता है। तो वहाँ पर जो सोचने वाला है, वो सोचने वाला क्या है, ये तो ऑथर है, परंतु वो आई के अकॉर्डिंग सोचेगा। तो वो जो हु इज फ्री फ्रॉम कंट्रोल ऑफ ऑथर, ऑथर जो सोचना चाह रहा है वो नहीं चाहेगा। जिस करेक्टर को लेकर वो लिख रहा है, जिस करेक्टर को लेकर वो लिख रहा है, तो आसपास की चीज़ों के अकॉर्डिंग जो विचार बन रहे हैं उसको लिख रहा है वो, तो वो ऑथर से कंट्रोल नहीं है, वो फ्री है। तो एक्चुअली आपको बस यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि ये फर्स्ट पर्सन से भी रिलेटेड है, जो कि उसके ऑथर कंट्रोल में नहीं है। इट मे ऑल्सो बी थर्ड पर्सन स्टेटमेंट ए दैट बिगिंस विद द फ्रेज सच एज ही थॉट, या फिर उसको जो ऑथर है थर्ड पर्सन शुरू कर सकता है, जहाँ पर शुरू करेगा
ही थॉट से, ही थॉट वर्ड लगा करके उसको शुरू करेगा। तो ये कह सकते हैं कि इंटरनल मोनोलॉग जो है वो फर्स्ट पर्सन में लिखा जा सकता है और थर्ड पर्सन में लिखा जा सकता है, सेकंड पर्सन नहीं। आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन समझते होंगे। मैं, आई, ये फर्स्ट पर्सन है। यू, ये सेकंड पर्सन है। और थर्ड पर्सन ही, शी, वट एवर नेम जो भी बन जाए। द टर्म इंटरनल मोनोलॉग इज ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली विद स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। क्लियर है कि इंटरनल मोनोलॉग और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक बड़ा टर्म है, उसके सब पार्ट है इंटीरियर मोनोलॉग, ध्यान रखना। बट वाइल एन इंटीरियर मोनोलॉग में मिरर all the half thoughts, impressions and association that impinge upon the character's consciousness। लेकिन इंटरनल मोनोलॉग में क्या होता है, उसकी मोनोलॉग में मिरर ऑल द हाफ थॉट्स। अब हाफ थॉट्स, इम्प्रेशंस एंड एसोसिएशंस, तो यहाँ पर हाफ थॉट का मतलब वही है सेम, कि उसकी दिमाग में जिस भी तरह का विचार आया, जो भी इम्प्रेशंस है, जो भी एसोसिएशंस हैं, जो करेक्टर के कॉन्शियसनेस को इम्पिंज करते हैं, उस पर छाप लगाते हैं, या फिर उसको उसके माइंड में टकराते हैं, या उस पर करेक्टर को जो उसके बारे में जो करेक्टर को या ऑथर को जो उस चीज़ के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं, या फिर वो जो करेक्टर है उसको अफेक्ट कर देते हैं, करेक्टर को प्रभावित कर देते हैं। इन सब चीज़ों की वहाँ पर हाफ का मतलब यही है कि जिस भी तरह का वहाँ पर थॉट आ रहा है, उस सब चीज़ों को वो एज ए मिरर वर्क कर रहा है। आया, उसको ऑर्गेनाइज किया और लिख दिया एज ए सीक्वेंस फॉर्म में। It may also be restricted to an organized presentation of that character's rational thoughts। मैं इस चीज़ को बार बार यूज़ कर रहा हूँ कि वो जितने भी रैशनल थॉट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज्ड करके ये चीज़ लिखी जाती है। तो इट में ऑल्सो भी रेस्ट्रिक्टेड, इसको यहाँ तक सीमित किया जा सकता है, जो भी आपकी हाफ थॉट्स हैं, हाफ एसोसिएशंस हैं, जो इम्पिंज कर रही है करेक्टर की कॉन्शियसनेस को, उन सब चीज़ों को कहाँ तक सीमित कर सकते हैं, उनको हम लेकर बना सकते हैं, एक ऑर्गेनाइज प्रेजेंटेशन कर सकते हैं उनको हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, रेशनली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, मैं अगर ऐसा करूँगा तो ऐसा हो सकता है, मैं ये चीज़ लेकर आऊँगा तो हो सकता है ये चीज़ हो, मुझे बड़ा मकान लेना चाहिए, नहीं बड़ा मकान मुझे इस तरह की दिक्कत हो सकती है। तो वो जो चीज़ें चल रही है उनको मैं ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिखूँगा, मैं उनको रेशनली उनको सही करूँगा, मैं सेल्फ एनालिसिस करूँगा। इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू सोलिलॉकी एंड ड्रामेटिक मोनोलॉग। सोलिलॉकी क्या होता है, देखो, इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू सोलिलॉकी एंड ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग से और सोलिलॉकी से ही संबंधित है। तो ये दो टर्माइज के अंदर सोलिलॉकी एंड ड्रामेटिक मोनोलॉग। व्हाट इज सोलिलॉकी? ऐसी जब आप स्टेज पे, I can say when a single performer performs on a stage, जब किसी स्टेज पर, थिएटर के किसी स्टेज पर एक परफॉर्मर, एक पार्टिसिपेंट ही अपनी परफॉर्म करता है। आप समझ रहे हैं? जैसे एक वर्ड आता है सोलो डांस, जहाँ पर अकेला व्यक्ति डांस करता है, सोलो सॉन्ग जहाँ पर अकेला व्यक्ति गाना गाता है। तो सोलिलॉकी में जहाँ पर एक अकेला बंदा ही थिएटर में स्टेज पे खड़ा होकर के अपनी परफॉर्म करता है, अपने विचार रखता है, एक्सप्रेशंस करता है, उसको बोलते हैं सोलिलॉकी। एंड ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब ये होता है जब वहाँ उस स्टेज के ऊपर 2-3 पार्टिसिपेंट होते हैं और उनके बीच में जो डायलॉग चलते हैं, एक ने बोला अपनी बात पूरी ख़त्म करी, फिर दूसरा ने बोला अपनी बात पूरी ख़त्म करी, फिर तीसरा का टर्न आया, लेकिन वो आपस में ही कर रहे हैं, आपस में ही वो वार्तालाप कर रहे हैं। जब इस तरह का ड्रामेटिक जब वो ऑथर लिखता है तो डेट इज कॉल्ड ड्रामेटिक मोनोलॉग। और सोलिलॉकी जब जहाँ पर
यही प्रेजेंटेशन दिया जाता है कि एक ही व्यक्ति स्टेज पर खड़ा होकर के और अपने एक्सप्रेशन दे रहा है, वहाँ पर अदर पार्टिसिपेंट नहीं है या फिर अदर पार्टिसिपेंट से उसका कनेक्शन नहीं है। आप समझ रहे हैं? अदर पार्टिसिपेंट अगर वहाँ है भी सही तो वो एक तरफ खड़े रहेंगे, उनका आपस में इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन ड्रामेटिक मोनोलॉग में उनका आपस में इंटरेक्शन हो रहा है, तो वो जो सब चीज़ें रहेगी वही ऑर्गेनाइज रेशनली। तो इट इज क्लोजली रिलेटेड टू soliloquy and dramatic monologue and has become a characteristic device of 20th century psychological novel। और ये 20 सदी के साइकोलॉजिकल लेवल की एक कैरेक्टरिस्टिक बन गई। इसमें मैं कुछ लेकर के आया हूँ, अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो आप इसको भी राइट डाउन कर सकते हैं। तो इंटरनल मोनोलॉग के लिए लिटरली मीन्स स्पीकिंग अलोन। इंटरनल मोनोलॉग का मतलब आप अपने आप में बातें करना। प्रोवाइड द क्लियरर पिक्चर वेदर फ्रॉम द ऑथर्स और ए करेक्टर देमसेल्व्स। चाहे वो ऑथर के रूप में उसको लिखा गया हो या करेक्टर उसको प्रेजेंट कर रहा हो, परंतु उसमें क्लियर पिक्चर बनती है, वहाँ पर वो समझ में नहीं आती है, कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। यहाँ पर वो चीज़ आपको इजीली समझ में आ जाती है, क्योंकि लिखने वाला क्या कर रहा है, रेशनल लिख रहा है उसको और ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिख रहा है। क्या लिख रहा है, क्यों लिख रहा है, क्या उसके दिमाग में चल रहा है, क्या चीज़ एनालिसिस कर रहा है, वो कंटिन्यू 1 बाय 1 लिखेगा। वो उसको सीक्वेंस में लेकर लिखेगा, तो वो चीज़ें क्या होगी, क्लियर पिक्चर देगी हमें उस ऑथर के बारे में, उस थॉट के बारे में। इन ड्रामेटिक और नॉन ड्रामेटिक फिक्शन पढ़ लिया कि ड्रामेटिक और नॉन ड्रामेटिक फिक्शन में इसका यूज़ करा जाता है। ऑल्सो कॉल्ड क्वार्टेट स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का एक प्रकार है, इसको आगे क्वार्टेट वर्ड लगा देंगे तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्वार्टेट स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इन प्रोज हल्का सा ये है कि जब इसको एज ए प्रोज लिखा जाता है, आप इनको इन प्रोज और इन प्ले, मैंने 2 अलग अलग टर्म में डाल रखा है, आप चाहे तो ये इन प्रोज इन प्ले वर्ड हटा देना, आप लिख सकते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक में। गिव्स रीडर्स मोर प्राइवेट फीलिंग्स, मोर प्राइवेट डायलेमास, मोर प्राइवेट इंप्रेशंस, डिजायर्स एंड फ्रस्ट्रेशंस। ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर लिखने वाला जो है वो अपने प्राइवेट फीलिंग्स भी शेयर कर सकता है। डायलेमास मीन्स बता दिया इनर कॉन्फ्लिक्ट। इंप्रेशंस वो किन चीज़ों से प्रभावित हुआ है, क्या चीज़ उसकी मेमोराइज हो रही है। डिजायर्स उसकी इच्छा क्या है, फ्रस्ट्रेशन उसकी निराशा क्या बन रही है। वो रीडर्स प्रोज में इन सब चीज़ों को लिखता है। बट इन प्ले, परंतु अगर प्ले की बात करते हैं जहाँ पर, क्योंकि मैंने बोला ये ड्रामेटिक और नॉन ड्रामेटिक दोनों है, तो जो प्रोज होता है वो नॉन ड्रामेटिक होता है, प्ले ड्रामेटिक। तो ड्रामेटिक में क्या हुआ, रिवील्स सीक्रेट थॉट्स और इंटेंशंस ऑफ करेक्टर। यहाँ पर करेक्टर जो है वो अपने सीक्रेट थॉट्स या उसके जो इरादे हैं उनको भी इसमें लिखा जाता है, उनको लिखा जाएगा, उनको भी रिवील किया जाएगा, प्रकट किया जाएगा। सपोज कोई ड्रामा है जिसके अंदर कोई विजार्ड है, कोई बुरा आदमी है, वो उसके अंदर जो चल रहा है कि मैं अब इसको इस तरह धोखा दूंगा, मैं इसके साथ ऐसा करूंगा, तो ये ड्रामे के अंदर जो लिखा जा रहा है, तो वो उसके अंदर जो इनर जो उसकी जो इल विश है, उस इल विश को भी इसमें वो उसके अंदर बताया जा रहा है, उसको सीक्रेट थॉट्स को भी प्रकट किया जा रहा है। तो इन ए प्ले रिवेल्स अ सीक्रेट थॉट्स और इंटेंशंस ऑफ करेक्टर, इनको प्रकट किया जाता है। सीमलेस पीस ऑफ राइटिंग इन मेंटेन द स्टाइल एंड टोन। यहाँ पर सीमलेस राइटिंग होती है, कंटिन्यू आपको लिखना है, परंतु वो क्या है, मेंटेन द स्टाइल ऑफ टोन। यहाँ पर आपको स्टाइल और टोन दोनों आपको मेंटेन रखनी है, क्योंकि आपको इंटरेस्टिंग बनाना है, आप क्योंकि आप सोच विचार का लिख रहे हैं, आप डेली बेलेटली उसको आप लिख रहे हैं, आप रेशनली आप उसको लिख रहे हैं आप। तो ऑथर्स हैज़ मेनी ग्रामेटिकल स्टाइलिस्टिक चॉइसेस। यहाँ पर ऑथर्स के पास में ग्रामर और स्टाइल को मेंटेन करने की बहुत सी चॉइसेस आती हैं टू मेक वर्क इंटरेस्टिंग। मे बी डायरेक्ट फर्स्ट पर्सन एक्सप्रेशंस, मैंने आपको बता दिया यहाँ पर फर्स्ट पर्सन एक्सप्रेशन के रूप में आएगा,
तो डिवोइड ऑफ ऑथर सिलेक्शन एंड कंट्रोल, तो वो फर्स्ट पर्सन में अगर लिखा जाएगा तो जो विचार हैं वो ऑथर से कंट्रोल में नहीं रहेंगे। डिवोइड का मतलब जो चीज़ किसी चीज़ से वंचित कर दी जाती है। डिवोइड ऑफ ऑथर सिलेक्शन, ऑथर की सिलेक्शन में वो चीज़ नहीं है, अब कंट्रोल में वो चीज़ नहीं है, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चीज़ें लिखी जाएगी। फॉर द थर्ड पर्सन, अगर थर्ड पर्सन का ट्रीटमेंट चल रहा है, यहाँ पर थर्ड पर्सन स्टार्ट हो रहा है, तो इट बिगिंस विद अ फ्रेज ही थॉट, क्योंकि मैंने बोला थर्ड पर्सन का मतलब ही शी इट, तो ही थॉट से शुरू होगा, या फिर हीज थॉट्स टर्न टू, इसके विचार यूँ बने, तो ये इस तरह से ये शुरू होगा। फर्स्ट यूज एक्सटेंसिवली बाय एडवर्ड डुजार्डिन इन लेस लॉरियर्स सॉन्ट कुपीज, ये एक नाम है, जो एडवर्ड डुजार्डिन है ये नाम है, उन्होंने ये जो उनका वर्क था लेस लॉरियर्स सॉन्ट कुपीज, उसके अंदर इसको उन्होंने यूज़ किया है। लेटर बिकेम, ये एक्सटेंसिवली यूज़ किया है, इस नाम को भी आप ध्यान रखना है। आप अपनी कैरेक्टरिस्टिक में इसको डिफाइन करने के लिए आप उसमें कमेंट में आप लिख सकते हैं। अब हल्का सा मैं आपको और इसमें डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ इसको बिटवीन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड इंटरनल मोनोलॉग। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन एस मीन्स स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और आई एम मीन्स इंटरनल मोनोलॉग। तो फर्स्ट कोइंड बाय विलियम जेम्स इन थीसिस द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जो पहला जो है वो ये रहा, इसके अंदर बीच में रख लेते हैं। तो फर्स्ट कोइंड बाय द विलियम जेम्स इन द थीसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ये कब यूज हुआ? जबकि जो आपका जो इंटरनल मोनोलॉग है फर्स्ट यूज्ड इन लेस लोरियर्स सोन्ट कुपीज बाय एडवर्ड डुजार्डिन इन 1887। सेकंड पॉइंट है प्रेजेंटेशन ऑफ द फ्लो ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड इरेशनल थॉट्स फीलिंग्स मेमोरीज एंड रिएक्शंस। आपको इस बात को ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन किसका रहेगा? अनऑर्गेनाइज्ड थॉट्स का, इरेशनल थॉट्स का, फीलिंग्स का, मेमोरीज का और रिएक्शंस का। इसके उल्टे यहाँ पर क्या रहेगा? रिलेटिवली रेशनल orderly compilation of thoughts, memorize wishes, ideas that the character has reunited thought throughout the different events of his life। जबकि उसके लाइफ के अंदर जो भी चीज़ें घटी गई है उनको वो रीयूनाइट करके और उनको रेशनली और उनको सीक्वेंस में बना करके ऑर्डरली उनको कंपाइल करके उनको लिख रहा है। आप समझ, डेलिबरेटली उनको लिख रहा है। थर्ड है मैनिफेस्ट इनर वर्किंग्स ऑफ कैरेक्टर, जो कैरेक्टर है उसकी जो इनर जो वर्किंग्स है उसको वो कंटिन्यू लिख रहा है। यहाँ पर क्या है? अटेम्प्ट टू ड्रामेटाइज एंड कॉन्फ्लिक्ट यूजिंग थॉट्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ड्रामेटाइज, उसको ड्रामेटिकली लिखना पड़ेगा, उसको आप उसको थोड़ा सा उसको वो बनाना पड़ेगा कि लोग इंटरेस्टिंग उसको पढ़ें। उसकी कॉन्फ्लिक्ट है उनको यूज़ किया जाएगा। फोर्थ है डज नॉट मेंटेन फॉर्मल सिंटेक्स। आप समझ गए, यहाँ पर फॉर्मल सिंटेक्स को यूज़ नहीं करना है, यहाँ पर वाक्य विन्यास नहीं करना है, आधा अधूरा वाक्य भी चल जाएगा। एकदम से मैं सोच रहा हूँ दूसरी चीज़ पे चला गया तो यहाँ पर सिंटेक्स नहीं बनता है। तो डज नॉट मेंटेन फॉर्मल सिंटेक्स, वोकेबुलरी और पंक्चुएशंस, यहाँ पर इन चीज़ों का यूज़ नहीं होगा। परंतु यहाँ पर क्या होगा? डज नॉट वायलेट, यहाँ पर इन चीज़ों का उल्लंघन नहीं होता है। फॉर्मल सिंटेक्स का, वोकेबुलरी का और पंक्चुएशन का यहाँ पर उनका वॉयलेशन नहीं होता है, यहाँ पर इनको यूज़ किया जाता है। फिफ्थ है यूजुअली प्रेजेंटेड बाय थर्ड पर्सन रिलेशन। इस बात को ध्यान रखना कि यहाँ पर जो उसको है थर्ड पर्सन में इसको यूज़ किया जाएगा
और जहाँ पर इसको फिफ्थ जो है, टिपिकली प्रेजेंटेड बाय फर्स्ट पर्सन नरेशन। तो इंटरनल मोनोलॉग को फर्स्ट पर्सन नरेशन और थर्ड पर्सन नरेशन दोनों में यूज़ कर लिया जाता है। ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, परंतु यहाँ पर यूजुअली लगा हुआ है कि इसको थर्ड पर्सन में यूज़ करेंगे और यहाँ पर इसको टिपिकली फर्स्ट पर्सन में यूज़ करेंगे। टिपिकली मीन्स होता है जब कोई चीज़ कैरेक्टरिस्टिक बन जाती है, जब कोई चीज़ किसी चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक बन जाती है, कि जैसे गुलाब है, रोज का कलर जो पिंक कलर है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, तो टिपिकली कलर या पिंक कलर, तो जो आपका जो वहाँ पर वो कैरेक्टरिस्टिक बन के भले आता तो रोज़ वाइट ब्लू येलो अलग अलग कलर में आता है, परंतु यहाँ पर क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक बनी हुई गुलाब की, कि पिंक कलर के को गुलाब को एक उसका टिपिकल कलर है। तो यहाँ पर टिपिकली मीन्स होता है जब कोई चीज़ कैरेक्टरिस्टिक बन जाती है किसी चीज़ की, तो टिपिकली प्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट पर्सन नरेशन। और लास्ट है, ये तो होता है सेपरेट मोड ऑफ नरेशन। जो आपका जो स्ट्रीम ऑफ कंसियसनेस है वो अपने आप में सेपरेट मोड ऑफ नरेशन है, जबकि ये तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का एक फॉर्म है, उसका सब टाइप है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आप इनको रीड करें, एंजॉय करें और अच्छे मार्क्स लेकर के आएँ। और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें प्लीज़। थैंक यू।